हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स प्रॉडिजी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.2 एंड द चैप्टर इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि इसके ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद आप इसे फॉलो कीजिए। ओके, तो इन एक्सरसाइजेस में आपको यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको पहले इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और अकॉर्डिंगली जो मेथड इन्होंने बोला है क्वेश्चन में, उस मेथड को यूज़ करते हुए ही आपको अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। The question number 1 is form the pair of linear equation in the following problem and find their solution। आपको सबसे पहले अपनी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के पहले उसे इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है और इक्वेशन में कन्वर्ट होने के बाद में फिर आपको उसे सॉल्व करना है। एंड द क्वेश्चन इज 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz। ओके, तो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि मैथ्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज x एंड नंबर ऑफ बॉयज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम यहाँ पर वेरिएबल्स लें और किस तरह से इक्वेशन बनाएं। तो सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में फोकस करेंगे। आप सबसे पहले आप पॉइंट कीजिए कि आपको क्या चीज़ें दे रखी हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे मतलब दो चीज़ें हैं आपके पास, नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज़। तो अकॉर्डिंगली जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और फिर देखो क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उन्हीं चीज़ों को आप x और y की वेरिएबल फॉर्म में आप उसे लेट करते हो। तो सपोज करो जैसे गर्ल्स है, गर्ल्स को सपोज करो मैंने g मान लिया और जो बॉयज़ हैं इमेजिन कीजिए मैंने उनको b मान लिया। ठीक है, तो आपसे बोला क्या है, गर्ल्स इज़ 4 मोर देन बॉय। इसका मतलब जो गर्ल्स हैं वो किसके इक्वल है, वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। मतलब बॉयज़ का नंबर में अगर आप 4 ऐड कर देते हैं तो गर्ल्स का नंबर आ जाता है ना। दिस इज नंबर ऑफ गर्ल्स एंड दिस इज नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब जो गर्ल्स हैं वो 4 ज़्यादा हैं, तो बॉयज़ के नंबर में अगर आप 4 ऐड करते हो तो आपको गर्ल्स का नंबर मिलता है, राइट। तो और आपसे बोला क्या है, 10 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 हैं। अब टोटल स्टूडेंट्स का मतलब क्या है, उन स्टूडेंट्स में गर्ल्स भी हैं और उन स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 10 है। अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि आपकी दो इक्वेशन सब यहाँ पे बन के तैयार हो गई हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्वेश्चन पढ़ना है बहुत ध्यान से और आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीज़ें गिवन हैं और क्या पूछी गई हैं। जो चीज़ें आपसे पूछी गई हैं उसी को हम लोग वेरिएबल फॉर्म में कंसीडर करते हैं और गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे हम लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर इस केस में गर्ल्स के लिए जी कंसीडर कर लिया और बॉयज़ के लिए बी कंसीडर कर लिया, लेकिन आपको सॉल्यूशन में ऐसा कंसीडर नहीं करना है। जब भी हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो x और y ही रहेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको गर्ल्स बॉयज़ टर्म में नहीं लेना है। जनरल मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम वेरिएबल को x एंड y की तरह ही ट्रीट करते हैं व्हेनेवर वी आर ट्रीटिंग विद लीनियर इक्वेशंस। ओके, ठीक है। तो मैं अपने गर्ल्स बॉयज़ को x और y में रिप्रेजेंट करूँगी। तो जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी x। ओके, गर्ल्स का नंबर हमने x लिया है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी y और बॉयज़ का नंबर हमने y लिया है। here means as per the given condition the number of girls that is x is 4 more than number of boys, so the condition is x is equal to 4 plus y। अब जब आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो याद रखिए कि आपके पास जो वेरिएबल्स टर्म है वो LHS में रहनी चाहिए और जो आपका कांस्टेंट टर्म है वो आपका RHS में रहना चाहिए। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट है
वो RHS में रहेगा और जो वेरिएबल्स हैं वो आपके LHS में रहेंगे। और प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल है, मतलब जैसे हमने फर्स्ट वेरिएबल अगर x माना है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करें। मीन्स अगर एनी हाउ x का जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है तो आप पूरी इक्वेशन में से नेगेटिव साइन को कॉमन ले लीजिए, मतलब या फिर आप नेगेटिव को कॉमन लेके LHS में से उस RHS में कन्वर्ट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। द नेक्स्ट कंडीशन इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट टेक पार्ट इन द क्विज इज 10। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का मतलब है नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉय, और इनका जो टोटल नंबर है वो 10 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब आपको बोला है कि देखो क्या बोला है कि सॉल्व दैम ग्राफिकली, आपको इन्हें ग्राफिकली ही सॉल्व करना है। तो ग्राफ हम बनाएंगे, तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले आपको लाइन पे एग्जिस्ट करने वाले 2 सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग अब आप यहाँ पे दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस को कैलकुलेट करेंगे। 2 सॉल्यूशन आपको चाहिए होंगे एटलीस्ट। x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं यहाँ पर x को y के टर्म में रिप्रेजेंट कर रही हूँ। x is equal to 4 plus y. Here y is the independent variable and x is the dependent variable. Dependent क्यों है? क्योंकि आपने x को y के टर्म में लिखा है ना, तो x की वैल्यू y पर डिपेंडेंट हो गई है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसकी कुछ वैल्यू लेट कीजिए, बहुत सिंपल वैल्यू लेट कीजिए ताकि आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने जब x की वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू 4 हो गई है। हमें एक सॉल्यूशन और चाहिए। मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ, और जब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो x की वैल्यू 5 हो गई है। राइट, तो यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट्स आते हैं आप इसे टेबलर फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे यहाँ पर टेबलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उससे थोड़ा सा ईजी हो जाता है और प्रेजेंटेशन अच्छा भी लगता है। x, y, x इज 4, y इज 0। देखो आपने देखा ना, मैंने सॉल्यूशन का पूरा पार्ट इस तरह से लिखा है, ऊपर x नीचे उसका कॉरस्पॉन्डिंग y। ठीक है, यहाँ पे x 5 है तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 1 है। इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। इट वाज द इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अब आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे मैं x को y के टर्म में यहाँ पर कंसीडर कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे लेट y की वैल्यू मैं यहाँ पर 5 लेट कर रही हूँ। तो जब y की वैल्यू मैंने 5 लेट की है तो x की वैल्यू 5 आ रही है। देखो मैंने 5 पुट किया तो 10 माइनस 5 5, राइट। लेट अब मैं यहाँ पर y की वैल्यू 1 लेट कर रही हूँ तो x की वैल्यू 9 हो रही है, तो x की वैल्यू आपके पास 9 हो जाती है। नाउ रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन इन टेबल ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पर आप x लिखिए, यहाँ पर आप y लिखिए। When the value of x is 5, the corresponding value of y is also 5. The value of x is 9. The corresponding value of y is 1. ये आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया इक्वेशन नंबर 2 के लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ग्राफ पेपर में सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास तो अभी यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं कुछ शेप्स की हेल्प से यहाँ पे इसे फॉर्म कर रही हूँ। ठीक है, जब हमारे पास ग्राफ पेपर होता है तो हमारा सॉल्यूशन बहुत एग्जैक्ट आता है। मैं यहाँ पे मैथ्स की ग्रिड्स मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ली हैं ताकि वो सॉल्यूशन शो करने में थोड़ा इजी हो जाए और पॉइंट्स को शो करने में। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप भी किसी मैथ्स की कॉपी में इसको इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स की कॉपी में जो जैसे ब्लॉक्स बने हुए होते हैं उस तरह का ब्लॉक पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। जब बोर्ड एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो स्पेशली ग्राफ पेपर आपको प्रोवाइडेड होता है, और हमेशा ही ग्राफिकली सॉल्व करने वाला एक लीनियर इक्वेशन बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इजीली अपने पॉइंट्स को यहाँ पे कंसीडर कर पाएंगे। दिस इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज़ द एक्स एक्सिस, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये y है, एंड दिस इज़ x डैश। दिस इज़ y एक्सिस ऑरिजन एंड दिस इज़ y डैश। आपको पता होना चाहिए x डैश एंड y डैश में हम नेगेटिव नंबर्स को अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करते हैं।
ओके, तो फर्स्ट पॉइंट इज 4,0, 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है दिस इज 4,0 एंड द अदर पॉइंट इज 5,1। x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये वाला पॉइंट बनता है 5,1। आपने एक लाइन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब बेटर है कि आप पहले एक लाइन को बना दीजिए, ठीक है, मतलब दूसरी लाइन के पॉइंट्स को आपको अभी रिप्रेजेंट नहीं करना है, पहले आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपनी लाइन बना देनी है। क्योंकि अगर आप सारे पॉइंट्स एक साथ रिप्रेजेंट कर देंगे तो आप भूल जाएंगे कि कौन से पॉइंट किसके लिए थे, तो उस कंडीशन में आपसे गलती हो सकती है। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई है। इस लाइन को बनाने के बाद में आप ज़रूर इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन को मेंशन कर दीजिए। ओके, अब उसके बाद हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज 5,5। ऑलवेज रिमेंबर दैट कि हमेशा ऑर्डर पेयर में 5 आप x की वैल्यू आप पहले रिप्रेजेंट करते हैं, उसके बाद y रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 2 3 4 और 5, और इधर आ रहा है एक पॉइंट ऊपर, दिस इज 5,5, दिस पॉइंट इज 5,5 एंड द अदर पॉइंट इज 9,1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर एनी हाउ आपके पास इस तरह के पॉइंट्स आ रहे हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड बड़ा है और आप ग्राफ पेपर पर से सॉल्व शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में आप दूसरा पॉइंट डिस्कवर कर सकते हैं, राइट। अभी जैसे कि मेरे पास एक पॉइंट था ना ये 9,1, तो फिर अगर मान लीजिए 9 आपके पास स्पेस नहीं है तो आप और छोटे मैग्नीट्यूड का पॉइंट निकाल सकते हैं। और इस लाइन को बनाने के बाद हम फिर से अब इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देंगे। द इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ओके, अब आप देखिए कि ये दोनों लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देखिए ये जो दोनों लाइन है ये इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट पर, राइट। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है यही आपके पास सिस्टम का सॉल्यूशन होता है। अब आप ग्राफिकली देखिए यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट देखने के लिए आप यहाँ पे इस पॉइंट से यहाँ पे एक्स पे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो देखिए ये कौन सा पॉइंट है, ये 4 था, तो 5 6 7, दिस इज 7 है ना। तो इस वाले पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट 7 है। सिमिलरली आप इस पॉइंट से y पे परपेंडिकुलर डालिए y एक्सिस पर, तो आप देखेंगे ये कोई जो y कोऑर्डिनेट आ रहा है ये आपके पास 3 है। तो 7,3 इज़ योर सॉल्यूशन। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है, तो आप अपनी इक्वेशंस में इसे पुट करके देख सकती है, पुट करके आप इसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो जब मैं x की वैल्यू 7 रखती हूँ और y की वैल्यू 3 रखती हूँ तो मेरे पास आंसर 4 आता है, दैट इज इक्वल टू RHS। तो दिस इज करेक्ट। और सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन में भी इसे पुट करके देख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। देखो LHS RHS सेम आ गए हैं, तो ये आपके पास सॉल्यूशन था। ये जो सॉल्यूशन आएगा ये फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशंस को ही सेटिस्फाई करेगा। अगर नहीं कर रहा है सेटिस्फाई, इसका मतलब आपने कुछ गलती की है, और एज पर टाइम आपके पास कितना है अकॉर्डिंगली आप उस क्वेश्चन को करेक्ट कीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 pencil and 7 pencils together cost ₹50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. This is your question. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं जो बार बार क्वेश्चन में आ रहे हैं, एक पेंसिल है और एक पेन है। उसी की इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है और उसी की कॉस्ट भी आपसे पूछी गई है। देखिए उसी की कॉस्ट पूछी गई है ना आपसे यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, अब आप इसी को ही x और y यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। तो मैं अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करती हूँ। आपसे पूछा क्या गया, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल को ही x कंसीडर करेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल is ₹x and let the cost of 1 pen is
rupees y. Okay, here as per the given condition 5 पेंसिल. अच्छा एक चीज़ बताइए, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? आप उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. सिमिलरली अगर एक पेन की कॉस्ट y रुपीज़ है तो 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी होगी? 7 y होगी. ओके, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए. तो हम अकॉर्डिंगली इसे लिखेंगे. हम अभी यहाँ पे इस कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5x + 7y = 50. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एंड as per the second condition 7 pencil and 5 pen together cost ₹46. तो अब हो गया है 7x + 5y और यहाँ पे अब इनकी जो कॉस्ट है ये 46 रुपीज़ है. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आपको क्या मेंशन था कि आपको इसे ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, तो आप कोई और मेथड यहाँ पे नहीं लगाएंगे. ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए यू हैव टू फाइंड 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच इक्वेशन, फॉर ईच लाइन. 5x + 7y = 50. अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. अब इसके बाद या तो आप x को y के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर y को x के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए, अगर मैं y की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी तो 7 डिनोमिनेटर में जाएगा. और मैंने आपको बताया था पहले भी कि 3, 7, 11, 13 इस तरह के नंबर्स को हम डिनोमिनेटर में बिल्कुल नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसमें फिर फ्रैक्शन आंसर्स आते हैं और फ्रैक्शन पॉइंट्स को दिखाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी. ठीक है, और फ्रैक्शन पॉइंट्स के साथ में कभी कभी हमारा आंसर भी गलत हो जाता है. तो बेटर है हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालेंगे. तो x जब हम निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा 50 - 7y/5. ओके, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 जैसे नंबर हैं तो इस कंडीशन में अगर आपका फ्रैक्शनल आंसर आता भी है तो वो डेसिमल के बाद एक पॉइंट पे ही वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट पे. तो उसे कंपैरेटिवली आप वहाँ पे अपना जो आंसर है, अपना जो पॉइंट है, उसे आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हो. और अगर मान लो कि अगर आपको एक पॉइंट से सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है तो दूसरा पॉइंट आप निकाल सकते हो इजीली, आपको ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अब मैं यहाँ पे y इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे लेट करूँगी एंड अकॉर्डिंगली मैं x की वैल्यू उस पॉइंट पे कैलकुलेट करूँगी. अच्छा, अब आप बताइए कि मैं यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेट करूँ. मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 लेट करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा करने से ये वाला जो टर्म है, दिस टर्म, ये पूरा टर्म 0 बन जाता है और मेरे पास बचता है 50/5. राइट, मेरे पास बचता है 50/5 जिसकी की वैल्यू 10 हो जाएगी. ओके, तो मैंने एक बार y की वैल्यू 0 लेट कर ली. अब सेकंड टाइम आप y की वैल्यू क्या लेट करना चाहते हैं? कुछ ऐसा लेट कीजिए जो 550 से सब्ट्रैक्ट होने के बाद में ऊपर न्यूमरेटर है जो 5 का मल्टीपल ही आ जाए, तो आपके पास आपका जो आंसर है वो इंटीग्रल आंसर मिल जाएगा. इमेजिन कीजिए, जैसे अगर मैं y की वैल्यू 5 पुट कर लेती हूँ तो देखो ये न्यूमरेटर क्या बनेगा, 50 - 35 है ना, और 50 - 35 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 15 और फिर x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3. तो मैं y की वैल्यू यहाँ पे 5 ऐड कर रही हूँ. अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो y की जो वैल्यू है, देखो एक है 0, एक है 5, तो ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिंगल डिजिट में ही मैग्नीट्यूड है आपके पास, और इसे आप फिर ग्राफ में इन सारे पॉइंट्स को इजीली शो कर सकते हैं. राइट, तो आपको पॉइंट्स इस तरह से निकालने हैं कि कोई एक मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो. ओके, तो अब यहाँ पर x की वैल्यू हम निकालते हैं. x की वैल्यू हो जाएगी 50 - 35/5, दैट इज़ 15/5, दैट इज़ 3. ओके, तो अगर आप इस इंफॉर्मेशन को टेबल ऑफ फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए आपका टेबल किस तरह से बनेगा. फर्स्ट केस में x की वैल्यू 10 है, y 0 है, देन आफ्टर x 3 है एंड y 5 है. ओके, आप देखो x के साथ x लिखा हुआ है, y के साथ y. ठीक है, ये टेबल बनाने में किसी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए. देखो x और y का पेयर है और यहाँ पे x और y का सेकंड पेयर है. ओके, तो ये आपका फर्स्ट टेबल बन गया है. अकॉर्डिंगली अब आपको सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल बनाना है. और द सेकंड इक्वेशन इज 7x + 5y = 46. अगेन रिमेंबर दैट 7 को डिनोमिनेटर में नहीं भेजना है, तो हम लोग y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 46 - 7x/5. ठीक है,
अब आप यहाँ पे y की वैल्यू कुछ x की वैल्यू लेट करेंगे। x इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू लेट की जाती है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि आप किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को रखना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 लेट कर रही हूँ। रीज़न बीइंग, जब मैं x की वैल्यू 3 लेट करूँगी तो ये जो टर्म है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 3, तो 7 इंटू 3 करने पर 3 7 या 21 आंसर आ रहा है। और इसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद में मेरे पास यहाँ पर जो टर्म आ रहा है ये परफेक्टली 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो मैंने इंटेंशनली इसीलिए x की वैल्यू 3 लेट की ताकि मुझे y का जो रिज़ल्ट है वो इंटीग्रल मिले। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो न्यूमरेटर है वो 25 है, तो मैं उसे सीधे 5 से डिवाइड करके यहाँ पर y की वैल्यू 5 रख देती हूँ। उसके बाद अब आपको x की एक और वैल्यू लेट करनी है। ओके, नाउ लेट्स थिंक अबाउट दैट। अगर आप थिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आप उस कंडीशन में आप कोई भी वैल्यू लेट कर लीजिए। आपके पास डेसिमल के बाद 1 पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाएगा। 46/5 आपके पास यहाँ पर 9.2 आंसर आ जाता है। ओके, तो इन पॉइंट्स के साथ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो अब आपको एक ग्राफ बनाना होगा। हम स्पेस क्रिएट इसके लिए कर लेते हैं और सबसे पहले यहाँ पर इसका हम टेबल भी बना देते हैं। एक्स एंड वाई, सॉरी टेबल थोड़ा सा मैशी हो गया है, मैं इसे थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। एक्स एंड वाई, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है, एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू है 9.2। अगर आपको किसी एक सॉल्यूशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है तो आप थर्ड सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उस चीज़ से सॉल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उसमें थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो चला जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मैं अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक्सिस यहाँ पे कंसीडर कर लेती हूँ। ओके, एंड देन आफ्टर ये एक्स वाई एक्सिस है, एक वो वर्टिकल हो गई है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस कंसीडर कर लेती हूँ। ओके, अब आप देख रहे हैं दिस इज़ द ओरिजिन, दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस, दिस इज़ एक्स डैश एंड दिस इज़ वाई डैश। ओके ओके, तो अब हम इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट इज 10,0, 10,0। एक्स की वैल्यू 10 आपको चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10,0 आपके पास ये वाला पॉइंट हो जाता है 10,0। द अदर पॉइंट इज 3,5। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 5 है। 1 2 3 4 5, 3,5। तो ये आपके पास पॉइंट हो जाता है 3,5। ओके, ट्राई टू मेक द ग्राफ विद अ शार्प पेंसिल ताकि कुछ उसमें प्रॉब्लम ना हो। और अब हम क्या करने वाले हैं, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके अपनी एक स्ट्रेट लाइन बनाने वाले हैं। लाइन बनाने के लिए हमेशा आप स्केल का यूज़ करें, डोंट मेक अ रैंडम लाइन, क्योंकि ग्राफिकल सॉल्यूशन है, ग्राफिकली आपको सॉल्व करना है। रैंडम लाइन्स आप बनाएंगे तो वहाँ पर गलती होने के बहुत चांसेस हैं। ओके, और इस लाइन को बनाने के बाद में आप इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन का नाम लिख देंगे। 5x + 7y इज इक्वल टू 50। राइट, अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन का डायग्राम बनाएंगे। और पहले पॉइंट कंसीडर करना है 3,5। 3,5 आप देखेंगे कि अगेन वही पॉइंट है जो अभी आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। 3,5 इज दैट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू है 9.2।
तो 1 2 3 4 5 6 7 आप देख रहे हैं कि y की वैल्यू तो 9.2 मुझे नहीं मिल पा रही है। तो मेरे ग्राफ में तो मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं अब अपना एक पॉइंट मैं दोबारा एक कैलकुलेट करती हूँ, ठीक है। तो लेट्स वेट फॉर दैट। सपोज करो अब मैं यहाँ पर y की x की वैल्यू मैं लेट कर रही हूँ 3, नहीं 3 हम पहले लेट कर चुके हैं, मैं x की वैल्यू यहाँ पर 4 लेट कर रही हूँ। तो अकॉर्डिंगली y की वैल्यू आएगी 46 माइनस, जब आप यहाँ पे 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 28/5 एंड 46 माइनस 28 18/5 एंड द आंसर इज सॉरी 3.6। ओके, तो हम अब इस पॉइंट के साथ वर्क करेंगे क्योंकि मैंने देखा कि वो वाले पॉइंट्स मेरे ग्राफ में सेट नहीं हो पा रहे थे, तो मैंने अपना सॉल्यूशन चेंज कर दिया है। ओके, तो अकॉर्डिंगली आप भी कर सकते हैं। मैं चाहती तो मैं अपना ऊपर करके इस कर्सर को और फिर मैं ऊपर का स्पेस यूज़ करके मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती थी, बट आई वांट टू शो कि अगर आप इस सिचुएशन में आए तो आपको क्या करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर नया पॉइंट कैलकुलेट किया है। x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू है 3.6। तो देखिए 1 2 3, तो 3 इधर है तो 3.6 को अब थोड़ा सा हमको अंदाजे से काम करना पड़ेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट ग्राफ पेपर नहीं है, तो यहाँ पर इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आता है। यहाँ पे x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 3.6 और एक पॉइंट हमारे पास खुद यही था। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन आपको बना देनी है। यहाँ से इस तरह से आपकी ये लाइन पास हो रही है। थोड़ा सा अब आप यहाँ पे ऊपर की तरफ भी इसको एक्सटेंड कर दीजिए लाइक दिस। ओके, और अब इस लाइन के ऊपर आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिए। द इक्वेशन इज 7x + 5y = 46। एज यू कैन सी कि दोनों जो लाइंस हैं ये 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो देयरफॉर द सॉल्यूशन इज 3,5। ये आपका सॉल्यूशन है। लेकिन अब आपको इसे एज इट इज़ नहीं छोड़ना है, लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि 3 और 5 क्या है। तो देखिए 3 और क्या था, इट वॉज द सेकंड क्वेश्चन। तो आप ये देख रहे हैं कि 3 क्या था, आप जो x था वो आपके पास नंबर ऑफ पेंसिल थी और y आपके पास नंबर ऑफ पेन था। आपसे ये पूछा गया है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज ₹5। एस हमने जो x वेरिएबल था वो पेंसिल के लिए लिया था और जो y वेरिएबल था वो पेन के लिए लिया था। तो जो 3 है वो पेंसिल की कॉस्ट है, जो 5 है वो पेन का कॉस्ट है, ठीक है। अगर आप अपने सॉल्यूशन को 3,5 पर ही छोड़ देते हैं और ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखते हैं, दैन मे बी एग्जामिनर आपके हाफ मार्क कट कर ले, बिकॉज उसने आपसे 3,5 नहीं पूछा था, उसने आपसे कॉस्ट ऑफ पेन और पेंसिल की कॉस्ट पूछी थी। तो आपको जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन किया गया है उसी लैंग्वेज में ही आपको आंसर देना है। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी नाइस क्वेश्चन। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at point are parallel और coincident। ठीक है, तो आपको ये बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ब्यूटीफुली हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो है 5x - 4y + 8 = 0, राइट। और आपको इसे किससे कंपेयर करना है, आपको इसे कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0 से आपको इसे कंपेयर करना है। एंड द अदर इक्वेशन इज 7x + 6y - 9 = 0, and we have to compare this equation with a2x + b2y + c2 = 0.
हेयर द रेशो ऑफ A1 बाई A2 इज़, अब आप देखो मैंने एकदम कंपेयर करके बता दिया है, आप बहुत आराम से बता सकते हो कि A1 की वैल्यू 5 है और A2 की वैल्यू 7 है। द रेशो ऑफ B1 बाई B2 इज़ -4/6 एंड द रेशो C1 बाई C2 इज़ 8/-9। ओके, तो आप यहाँ देख रहे हो A1 बाई A2 जो रेशो है वो 5/7 है और B1 बाई जो B2 जो रेशो है वो -4/3 है। आप चाहें तो इसे लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिकॉज ठीक है। तो अभी देखो ये रेशो डिफरेंट ही है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेयर A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, इट इम्प्लाइज दैट द सिस्टम हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, जो सिस्टम है उसके पास यूनिक सॉल्यूशन है। अच्छा, आप इसमें एक चीज़ और भी कर सकते हैं। आपने जब देख लिया कि भाई A1 बाई A2 रेशो ये है और B1 बाई B2 रेशो ये है, तो जब ये दोनों रेशो ही इक्वल नहीं है तो ज़रूरी नहीं कि आप C1 बाई C2 रेशो को कंपेयर करें। अगर ये दोनों रेशो इक्वल आ रहा है देन आफ्टर गो फॉर C1 बाई C2, वरना अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इफ़ A1 बाई A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 देन दिस इज़ द ओनली केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशंस। देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द सेकेंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट में मैं अब दोबारा से इस तरह की फॉर्म नहीं लिखूंगी, हम डायरेक्ट इसे कंपेयर कर लेते हैं। A1 बाई A2 जो रेशो है वो है 9/18 और ये हो जाएगा 1/2, और B1 बाई B2 जो रेशो है ये है 3/6 और ये भी हो जाएगा 1/2। अब आप देख रहे हैं ना कि ये दोनों रेशो इक्वल हैं, देन गो फॉर C1 बाई C2 एंड C1 बाई C2 इज़ 12/24 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1/2। तो क्या कंडीशन है, A1 बाई A2 इज़ इक्वल टू B1 बाई B2 इज़ इक्वल टू C1 बाई C2। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है कॉन्सिडेंट लाइन्स की। कॉन्सिडेंट लाइन्स का मतलब लाइन्स आर कॉन्सिडेंट एंड दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। और जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं तो आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, केवल यूनिक सॉल्यूशन का ही तो आप आंसर दे सकते हैं ना। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आप ऐसे लिख के छोड़ देंगे, प्रॉपरली लिख देते हैं इस तरह से, द सिस्टम of linear equations has infinite solutions। और यहाँ पे ये रेशो जो था इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। देन आफ्टर वी आर गोइंग फॉर द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज this is a third question and as per this the ratio is A1 by A2 is equal to 6/2, it means this is 3, and B1 by B2 is -3/-1, this is also 3। अब आप देख रहे हैं ना ये दोनों रेशो सेम हो गए हैं, देन वी हैव टू चेक फॉर द थर्ड रेशो ऑल्सो। C1 by C2 इज 10/9। तो देखो ये तो 3 के इक्वल नहीं है ना। Here A1 by A2 is equal to B1 by B2, but this is not equal to C1 by C2 and this is the condition of parallel lines। Parallel lines का मतलब क्या है, no solution। The system has no solution। सिस्टम के पास यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं है, लाइंस पैरेलल हैं। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप वीडियो पॉज करके सॉल्यूशंस को नोट भी कर सकते हैं। Question number 4 is which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically। ओके, तो आपको याद होना चाहिए consistent के लिए क्या कंडीशन थी हमारी। देखिए consistent हमारे पास ये कंडीशन थी, pair of linear equations। linear equations का आपके पास पेयर है। अब यहाँ पे दो केसेस थे, एक था कंसिस्टेंट और एक था इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है इसका मतलब जो लाइंस हैं वो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस हैं। और कंसिस्टेंट में अब आपके यहाँ पे दो केसेस थे, एक था आपके पास यूनिक सॉल्यूशन वाला और एक था आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस में जो लाइंस होती हैं ये कॉन्सिडेंट लाइंस होती हैं, मतलब ये ओवरलैपिंग लाइन होती हैं, और यूनिक सॉल्यूशंस में जो लाइंस होती हैं आपके पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, द वर्ड यूज हियर इज कंसिस्टेंट ऑब्लिक इनकंसिस्टेंट। आपको ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अगर ये वाले दोनों में से कोई एक केस है, इसका मतलब है द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और अगर ये केस है
तो फिर अगर पैरेलल लाइंस का केस है तो फिर सिस्टम इज़ इनकंसिस्टेंट। और अगर आपके पास कंसिस्टेंट है, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, तो कंसिस्टेंट में भी अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है तो फिर आपको उसे ग्राफिकली सॉल्व करना है, क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, उसे आप कैसे देंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, केवल यूनिक सॉल्यूशन के लिए आंसर आप कर सकते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज, मैं इसे डायरेक्ट लिख देती हूँ, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। a1/a2, तो देखो ये a1 है यहाँ पर और ये आपके पास a2 है, तो ये है 1/2। उसके बाद b1/b2 हमें निकालना है, तो ये b1 है और ये b2 है, दिस इज ऑल्सो 1/2। और फिर आपको निकालना है c1/c2, c1/c2 इज 5/10, तो ये भी 1/2 ही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंडीशन बन गई है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है, द सिस्टम इज कंसिस्टेंट है, उसके पास सॉल्यूशन है विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन, लेकिन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। ये इनफाइनाइट का सिंबल है, आप इस सिंबल भी बना सकते हैं या फिर आप इसकी स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। ओके, द सेकंड पार्ट इज, नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड पार्ट। a1/a2 आप निकालिए, यहाँ पर a1 मिलेगा और इधर ये आपके पास है a1/a2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x in both the equation, then after b1/b2 that is the coefficient of y 1/-2। ओके, अब देखिए, सॉरी मैंने यहाँ पे दूसरा केस यहाँ पे देख लिया। ओके, b1/b2 आप देखेंगे तो यहाँ पर इधर आपको b1 मिलेगा जो कि -1 है, और इधर आपको b2 मिलेगा जो कि -3 है। तो यहाँ पर फिर से b1, ये दोनों रेशो सेम बन गए हैं, तो वी हैव टू चेक फॉर द रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स ऑल्सो। तो ये है 8/16, तो ये 1/2 आ रहा है। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 8 है और इधर कांस्टेंट टर्म आपका 16 है। तो आप यहाँ पर देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये कौन सी लाइन्स हैं, ये पैरेलल लाइन्स हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे देयरफॉर द system is inconsistent and has no any solution since the lines are parallel। okay, आप केवल इतना भी लिख के छोड़ सकते हैं, the system is inconsistent, that's it। अगर आपके पास बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी मिनट्स का, आपको सेकंड्स का ध्यान रखना होता है, तो कहीं पे भी फालतू मत लिखिए और कहीं पे भी कम मत लिखिए, जितना रिक्वायर्ड है उतना लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशो ऑफ a1/a2 इज, देखिए ये a1 है और ये a2 है, तो 2/4, ये 1/2 बन गया है। देन आफ्टर b1/b2, b1 है आपके पास 1 और ये है -2, तो 1 ऊपर तो 1 है, नीचे -2 है, 1/-2, लेकिन फाइनली वो -1/2 ही बन जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये रेशो सेम नहीं है, ये रेशो सेम नहीं है। इसका मतलब क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स द सिस्टम इज is consistent with the unique solution, is consistent with unique solution। और इन्होंने क्या बोला था, क्वेश्चन में मेंशन था कि अगर आपके पास यूनिक सॉल्यूशन है देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो अब तो आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ओके, सो गेट रेडी। तो ग्राफ बनाने के लिए तो हमको थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आगे वाले सॉल्यूशंस को यहाँ से रब करने वाली हूँ, ठीक है। अगर आपने ये सॉल्यूशंस नोट नहीं किए हैं तो आप इससे वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशंस आप नोट कर सकते हैं, बट फॉर नाउ बिकॉज मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इन सॉल्यूशंस को अब रब कर रही हूँ।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। द फर्स्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँगी x के टर्म में। अब मैं यहाँ पे y की वैल्यू लेट कर लेती हूँ। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, देन आफ्टर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 4। इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट दिस सॉल्यूशन इन टेबल ऑफ फॉर्म, तो आप वो भी कर सकते हैं। x and y, x is 0, y is 6, x is 1, y is 4. This was the equation number 1, and the second equation is 4x minus 2y minus 4 is equal to 0. अब सबसे पहले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि इस इक्वेशन में से ना 2 को कॉमन लेके हटा दीजिए। ठीक है, मैंने 2 को पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, LHS RHS दोनों को। अगेन आई एम गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ x। ठीक है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है ना, तो डिवीजन में कुछ नहीं जाएगा। दैट्स वाई मैं y की वैल्यू निकाल रही हूँ। ओके, तो अब मैं x की वैल्यू 0 लेट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू हो रही है -2। देखिए कोफिशिएंट्स बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल पॉइंट्स आपके पास आ रहे हैं, इन्हें रिप्रेजेंट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x की वैल्यू मैं 1 लेट करूँगी तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। बहुत छोटे छोटे मैग्नीट्यूड्स हैं आपके पास सॉल्यूशंस के, तो इजीली छोटे से ग्राफ में आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, तो अब हम यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे मुझे y में थोड़े ज़्यादा y में मेरे को 6 तक जाना है, तो अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अपनी वर्टिकल लाइंस बना लेती हूँ। देखो नेगेटिव नंबर्स की तो आपको कोई ज़रूरत है नहीं x में। दिस इज़ द ओरिजिन y एंड दिस इज़ y डैश। ओके, तो अब पहले आप इस पॉइंट को रिप्रेजेंट कीजिए। x इज 0 एंड y इज 6। 1 2 3 4 5 6। तो दिस पॉइंट इज 0,6। जहाँ पर x की वैल्यू 0 होती है वो y एक्सिस का पॉइंट होता है। एंड अनदर पॉइंट इज 1,4। 1 2 3 1 2 3 4। दिस इज द पॉइंट 1,4। तो अब आपको यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपनी लाइंस बना देनी है। आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू y की वैल्यू को 0 रख रही हूँ तो मेरे पास ये 3 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हमें इसे इधर शिफ्ट कर देना चाहिए, बस दैट्स इट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने जो डायग्राम बनाया है इसके ऊपर आपको लाइन की इक्वेशन लिख देनी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। उसके बाद अब हम इन पॉइंट्स को शो करते हैं। x 0 है और y की वैल्यू है -2। x 0 और है y की वैल्यू -2, मतलब आपको y डैश में जाना पड़ेगा। ये आपके पास पॉइंट है 0, -2 एंड अदर पॉइंट इज़ 1,0। दिस पॉइंट इज़ 1,0। अब आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपनी लाइंस आपको बना देनी है। ओके, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी आप लिख दीजिए लाइन की इक्वेशन। ये है आपके पास 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना। आप बहुत देख पा रहे हैं ना, इसे बहुत आराम से देख पा रहे हैं। ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहाँ से इस पॉइंट से आप x एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालिए, तो पॉइंट्स आपको क्या मिल रहे हैं 2,2। तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इस सॉल्यूशन को चेक करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि क्वेश्चन है पुट करके आप चेक कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप कर सकते हैं इस चीज़ को। 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कीजिए और y की वैल्यू आप यहाँ पर 2 पुट कीजिए। तो देखो ये क्या, ये LHS हमने लिया, ये चीज़ तो मुझे यहाँ से रब कर देनी चाहिए। LHS आपने लिया और आपने इसमें पुट किया इस चीज़ को। तो देखो ये क्या बन रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 2 तो 6 बन रहा है। तो 6 - 6 क्या होता है, 0 होता है। RHS आ गया, हो गई सेटिस्फाई। सिमिलरली आप सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई रख के इसे सेटिस्फाई कर सकते हैं।
नाउ लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन. Fourth question is 2x minus 2y minus 2 is equal to 0 and 4x minus 4y minus 5 is equal to 0. थोड़ा सा इसको हम नीचे लिख लेते हैं, वी नीड द स्पेस. तो यहाँ पे आप देखेंगे a1/a2 जो है ये है 2/4 मतलब कि 1/2 और b1/b2 जो है वो है -2/-4. अगेन द रेशो इज़ 1/2 और जब ये दोनों रेशो इक्वल हैं देन यू हैव टू चेक फॉर द रेशो ऑफ कांस्टेंट टर्म्स. -2/-5 मीन्स द रेशो इज 2/5. तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2 एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ पैरेलल लाइंस. तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए हैं. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रीप्ले करके बार बार देखिए. बहुत सिंपल चीज़ें हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हमेशा ही आता है ग्राफिकल सॉल्यूशन वाला. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. गार्डन के डायमेंशंस पूछे हैं और गार्डन कैसा है, देखो रेक्टेंगुलर शेप में है. तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, राइट. तो अकॉर्डिंगली अब आपको यहाँ पर कंसीडर करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम जब इस तरह से रेक्टेंगुलर का क्वेश्चन आता है तो अगर आप अपने वेरिएबल एल और बी लेंगे तो आपको समझने में बहुत ईजी रहेगा. एक्स और वाई के भी साथ काम कर सकते हैं बट इससे एल और बी के साथ भी काम कर सकते हैं. दिस इज योर चॉइस, ओके, कम्प्लीटली योर चॉइस. मैं आपको जनरल फॉर्म में, क्योंकि हम एक्स और वाई ही यूज़ करते हैं, तो मैं आपको एक्स और वाई के टर्म में ही बता देती हूँ और एल और बी को मैं उसके साथ साथ में यूज़ कर लूँगी कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आप इजीली उस चीज़ को समझ सकें. तो क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन, तो डायमेंशन को ही आप एज ए वेरिएबल यहाँ पर कंसिडर करेंगे. लेट एक्स बी द लेंथ and y be the width. be the breadth, ये इसकी breadth है. तो अब पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सिंस पेरीमीटर क्या होता है गार्डन का और रेक्टेंगल का 2l+b, राइट. ये सब आपको पता होना चाहिए. अब देखिए आपने l को क्या कंसीडर किया, l आपकी x है और ब्रेथ आपके पास y है, तो आपके पास पेरीमीटर का डायग्राम वो जो है वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. तो पेरीमीटर आपके पास हो जाएगा ट्वाइस ऑफ l+b और पेरीमीटर आपसे क्या बोला है कंडीशन में, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36. इन्होंने बोला है कि पेरीमीटर का जो हाफ है, देखो हाफ ऑफ द पेरीमीटर मतलब इस पेरीमीटर का हाफ कर दीजिए, देन हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36. तो अब हाफ से क्या आप करोगे, आप इस 2 और 2 को कैंसिल कर दीजिए तो आपके पास इक्वेशन आएगी x + y इज इक्वल टू 36. मेक इट इक्वेशन नंबर 1. एंड द अदर कंडीशन इज whose length is 4 meter more than its width. ठीक है, लेंथ जो है वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे हेयर जो लेंथ है मतलब जो x है वो क्या है, वो ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, तो y + 4 करेंगे तो फिर आपके पास x आ जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे बन जाता है x - y = 4. जब हम इक्वेशन बनाते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में वेरिएबल्स को LHS में लिखते हैं और कांस्टेंट को RHS में लिखते हैं. तो अभी जैसे इस फॉर्म में आपने देखा कि वेरिएबल आपके पास RHS में आ रहा है, तो आप जब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे फाइनली तो आप वेरिएबल को भी LHS में ही शिफ्ट कर देंगे, ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि अब आपके पास ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि आपको कौन सा मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है. तो हमने देखा भी ग्राफिकल मेथड तो हमें आता तो है लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है ग्राफिकल मेथड. तो अगर मेंशन नहीं है कि ग्राफिकली सॉल्व करना है तो देन डोंट गो फॉर द ग्राफिकल मेथड, है ना. मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रही हूँ. Elimination method is the most commonly used method to solve pair of linear equations.
कभी कभी इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं उससे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए। आगे चल के इस तरह की कई सारे केसेस आप देखेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि कभी कभी एलिमिनेशन के अलावा सब्स्टिट्यूशन मेथड ज़्यादा इजी गोइंग होता है, और कभी कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ज़्यादा इजी गोइंग होता है। आप जब चलेंगे आगे आगे जिस तरह से इक्वेशंस आपके सामने आएंगे, तब आप इस चीज़ फैक्ट को आप रियलाइज़ कर पाएंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि y के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो मैं इन इक्वेशंस को ऐड कर रही हूँ। और अगर किसी केस में अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं होते हैं, देन अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर उन इक्वेशंस को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करके उसे इक्वल आप बना लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने x को ऐड किया तो 2x आ गया, और 36 और 4 को ऐड किया तो 40 आ गया। अब मेरे को x निकालना है, तो मैंने 2 को यहाँ डिवीजन में भेज दिया, तो 40/2 आपके पास x की वैल्यू 20 आ गई है। अब x की जो वैल्यू 20 आ गई है उसे आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की वैल्यू मैंने 20 रखी, तो अब देखिए ये फॉर्म बन जाती है इक्वेशन नंबर 1 की, और y की वैल्यू बन जाती है 36 माइनस 20। इसका मतलब कि जो y की वैल्यू है ये आपके पास बन जाती है 16। तो दिस इज द आंसर। अब आप इसे देखो चेक भी कर सकते हैं। आपसे क्वेश्चन में बोला था ना कि जो लेंथ है वो 4 लेंथ इज 4 मोर देन द ब्रेथ, तो देखो ये 16 है और 16 + 4 करके 20 आता है, दैट इज द लेंथ। तो अब आपको अपना क्वेश्चन लेकिन इधर ही नहीं छोड़ना है। आपसे बोला था डायमेंशन बताइए, अब आप इसे लैंग्वेज फॉर्म में ही बोलोगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ द गार्डन इज 20। ओके, अब यहाँ पे यूनिट हम देख लेते हैं, क्या यहाँ पे यूनिट मेंशन है? आप देख रहे हैं यूनिट मेंशन है, यूनिट मेंशन है मीटर। ओके, मान लीजिए अगर यहाँ पे यूनिट नहीं होती, अगर मीटर है तो मीटर लिखना है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखना है, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 4 यूनिट ही लिखा है, 36 यूनिट्स ही लिखा है, तो फिर आप यूनिट्स ही लिखेंगे। तो बहुत ध्यान से देखना है कि विच यूनिट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, उसी तरह से आपको रिप्लाई करना है। तो मीटर है तो मैं मीटर यहाँ पर मेंशन करूँगी, और द ब्रेथ ऑफ द गार्डन इज 16 मीटर। तो ये आपका आंसर है, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 is equal to 0. Write another linear equation in 2 variables such that geometrical representation of the pair so formed is intersecting, parallel and कॉन्सिडेंट लाइन्स। वेरी सिंपल क्वेश्चन और बहुत मज़ा आने वाला है इसे करने में। तो लेट्स स्टार्ट। इक्वेशन है आपके पास 2x + 3y - 8 is equal to 0। ठीक, अब मैं यहाँ पे आपके लिए पहले कंडीशंस लिख देती हूँ, जो आपकी कंडीशंस होती हैं मैं पहले उनको मेंशन कर देती हूँ। तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। देन आफ्टर पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। देन आफ्टर कॉन्सिडेंट लाइंस में सारे के सारे रेशो सेम हो जाते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। ओके, एक इक्वेशन आपको दे रखी है, दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो अब दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है, तो उसमें कोफिशिएंट आपको इस तरह से सेलेक्ट करने हैं कि एज पर द गिवन पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये वाली कंडीशंस आपके पास जनरेट होती रहें। सो सिंपल। तो ये आपके पास इक्वेशन है। जब मैं फर्स्ट केस जब मैं करूँगी, जब मुझे इंटरसेक्टिंग लाइन्स चाहिए, तो अब इंटरसेक्टिंग लाइन्स की कंडीशन क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपके पास ये कंडीशन है, द कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन इज देयर। ठीक है, तो आपको a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 बनाना है। तो सपोज करो मैंने लाइन लिखी, यहाँ पे मैंने लिखा x, मैंने x लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, x लिखा मैंने। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि a1/a2 क्या बन रहा है। यहाँ पर a है आपके पास 2 और यहाँ पे a है आपके पास 1, तो ये रेशो मतलब कि 2 बन रहा है।
अब आपको क्या करना है कि जब आप सेकेंड इक्वेशन में जब आप y बनाएंगे, y का कोफिशिएंट जब आप चूज़ करेंगे, तो आप बताइए कि यहाँ पर बस आपको y की ऐसी कुछ वैल्यू ऐड करनी है कि बस b1/b2 जो रेशो है वो 2 ना आए। तो मैं यहाँ पे 1 ही छोड़ देती हूँ ना इसके कोफिशिएंट को, और +1 = 0 कर देती हूँ। तो जब आप देखेंगे कि आप b1/b2 कर रहे हैं तो ये तो 3/1 आ रहा है, दैट इज़ 3। तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, आपको वैसे अपना आंसर केवल यहाँ तक देना है, ये तो बस आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए करके देखना है कि भाई इस तरह से बनाना है रेशो। आंसर बस आपको यही देना है, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। उसके बाद अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस के लिए आपको क्या करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आपको बनाना है। ओके, तो मैं यहाँ पे x का कोफिशिएंट ले रही हूँ 4x। थोड़ा सा ना समझदारी से काम करना पड़ेगा। तो अब जब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि a1/a2 आपके पास बन रहा है 2/4, मतलब कि 1/2। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, तो 3 का ट्वाइस क्या होगा, 6 होगा। तो मैं यहाँ पर 6y ले रही हूँ। ऐसा लेने से जो b1/b2 है वो रेशो बनेगा 3/6, मतलब कि अगेन 1/2। ओके, तो पैरेलल लाइंस में देखो यहाँ तक तो आपने कंसिडर कर लिया है, दिस इज ए एंड बी रेशो सेम हो गए हैं। अब c1/c2 सेम नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर आपके पास है -8 है, तो -8 है, तो अगर मैं यहाँ पे -16 रखती हूँ तो देखो -8/-16 ये रेशो ये आपको 1/2 दे रहा है। ओके, आपने क्या देखा, अगर आप -16 रख देते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म में तो ये आपको 1/2 दे रहा है, बट आपको 1/2 नहीं चाहिए। देखो ये क्या लिखा है, दिस इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो केवल -16 ही एक ऐसा नंबर है जो रेशियो को 1/2 बना रहा है। तो आप -16 को छोड़ के कुछ भी लिख दीजिए वहाँ पर। ठीक है, बस -16 नहीं लिखना है आपको, बाकी आप कुछ भी लिखिए। ओके, तो आई एम गोइंग टू राइट -10 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि आपके पास जो c1/c2 रेशो है वो क्या बन रहा है, -8/-10 ये बन रहा है आपके पास +4/5 बन रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट इक्वल टू द a1/a2 और b1/b2। तो बस ये पैरेलल इनकी कंडीशन बन गई है। उसके बाद लास्ट पार्ट है आपके पास कोइंसिडेंट लाइंस का। कोइंसिडेंट लाइंस में क्या करना है, सारे रेशो सेम है। ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इस पार्ट के लिए आपको क्या करना है, इक्वेशन आपको लेनी है और पूरी इक्वेशन में कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, नॉन जीरो को छोड़ के और 1 को भी छोड़ के। वेल ओबियसली अगर आप सेम इक्वेशन भी लिख दोगे तो भी आंसर ट्रू है, क्योंकि उस कंडीशन में भी आपके पास ये रेशो सेटिस्फाई हो जाता है। बट डोंट गो फॉर द सेम लाइन। आप ऐसा कीजिए, पूरी इक्वेशन में 0 को छोड़ के और 1 को छोड़ के कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 2 मल्टीपल लिख देती हूँ इसका, तो 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे रेशो बना के देखिए ज़रा क्या बन रहा है। या फिर आप 3 मल्टीप्लाई कर सकते थे या 4 मल्टीप्लाई कर सकते थे। बहुत ज़्यादा बड़े नंबर पे मत जाइए, कहीं गलती ना हो जाए कैलकुलेट करने में आपसे। छोटा सा कोई नंबर है आप ऐड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें। ओके, और ये है c1/c2 -8/-16। अब आप देख रहे हैं ना, हर जगह पे रेशो आपके पास 1/2 ही आ रहा है। तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है कोइंसिडेंट लाइंस की। तो ये आपके पास थर्ड का आंसर हो गया। ओके, ये थर्ड वाला आंसर बहुत ईजी है। कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए जो आपको गिवन लाइन दे रखी है उसी में ही आप 2 मल्टीप्लाई करके या 3 मल्टीप्लाई करके अगेन वही इक्वेशन लिख दीजिए। ये वाली कंडीशन अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगी। And the 7th question is, draw the graphs of the equation x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the triangular region. very important क्वेश्चन। ठीक है ना, बोर्ड में इसी तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। केवल इतना आना काफ़ी नहीं है कि आप ग्राफिकली इसे सॉल्व कर दें। ग्राफिकली सॉल्यूशन मांगने के साथ साथ वो आपसे कुछ और अटैच्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो ट्रायंगल बन रहा है 2 गिवन लाइंस और एक्स एक्सिस के बीच में, उस ट्रायंगल का आप एरिया बताइए।
ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के आप सैम्पल पेपर्स उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन आना बहुत कॉमन है, और ये सबसे सेक्शन डी में ही क्वेश्चन आते हैं जो कि सबसे ज़्यादा मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत इजीली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स चेक हाउ। सॉल्यूशन, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 लिखिए। अब देखो ग्राफिकली सॉल्व करना है तो आपको टेबल तो बनाना पड़ेगा। ये बन गया, हमने एक्स को रिप्रेजेंट कर लिया है। मैं डायरेक्टली टेबल ले लेती हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल इक्वेशन है ना, इसीलिए। अगर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है तो आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 लिख रही हूँ, x इज़ -1, और एक बार मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लिख रही हूँ तो y इज़ 1। वेरी सिंपल। जब आप इस तरह के पॉइंट्स ले लेते हैं ना, जो कोऑर्डिनेट्स आपके एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, मतलब एक बार आपने x को 0 बना दिया, एक बार y को 0 बना दिया, तो इस तरह की कोऑर्डिनेट्स के साथ में लाइन को ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाता है। इट वॉज द इक्वेशन नंबर 1। देन आफ्टर सेकेंड, 3x + 2y - 12 = 0। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत सिंपल थी, लेकिन सेकेंड इक्वेशन उन्होंने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स बना दी है। अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है ये 3 है, तो हमें 3 को डिनोमिनेटर में नहीं भेजना है, तो हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 12 - 3x / 2। ये y की वैल्यू है। डिनोमिनेटर में 2 आप भेज सकते हैं इजीली, और उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पे आप लेट x की वैल्यू मैं 0 लेट कर रही हूँ, तो y की वैल्यू मेरे पास हो रही है 12 - 0/2, मतलब कि ये 6 बन रही है। देन आफ्टर लेट मैंने x की वैल्यू यहाँ पे मैंने लेट कर ली। सपोज करो मैंने 6 लेट कर ली, तो y की वैल्यू क्या बन रही है? देखो x की वैल्यू मैंने 6 लेट कर ली, तो ऊपर न्यूमरेटर बन रहा है 12 माइनस, और x की वैल्यू 6 आपने लेट की है, तो 3 × 6 = 18/2, मतलब कि -6/2। y की वैल्यू -3 आपके पास आ रही है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन टेबुलर फॉर्म। x is 0, y is 6, x is 6, y is -3। आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 भी लेट कर सकते थे, देखो y की वैल्यू 0 आ जाती, बट देन इट्स ओके। ये पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग इसे। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, बहुत सावधानी से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो पूरा सॉल्यूशन आपका गलत हो सकता है, और वो चीज़ हमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप देख लीजिए आपको किस तरह की वैल्यूज़ की ज़रूरत है। x में आपको नेगेटिव चाहिए, और y और 6 दोनों में आपको 6 तक वैल्यू चाहिए, तो अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग अपना थोड़ा सा स्पेस लेके आप अपना ग्राफ बना लीजिए। बोर्ड में तो आपके पास हमेशा ही ग्राफ पेपर होगा, और कोशिश कीजिए कि जब स्कूल में भी कुछ छोटे मोटे भी टेस्ट हो रहे हैं तो आपको पता है कि भी लीनियर इक्वेशन आना है, तो आप अपना ग्राफ पेपर अपने साथ रखिए। फर्स्ट पॉइंट इज -1, 0, x is -1 and y is 0, so this is the point. This is -1, 0, and another point is x is 0, y is 1. This is the point 0, 1. Sorry, x is 0, y is 1. Okay, fine. x is 0, y is 1. अब आपको क्या करना है? आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है। ओके, अरे आई एम सॉरी, ऑलवेज यूज स्केल। तो मेरे को यहाँ से शेप सेलेक्ट करनी चाहिए। रैंडम लाइन्स नहीं बनानी है हमको। रैंडम लाइन्स बनाने से एक तो ग्राफ आपका सुंदर नहीं बनेगा, और प्लस आपके जो सॉल्यूशन है वो भी गलत आएगा। दैट्स फाइन।
उसके बाद सेकेंड इक्वेशन x is 0 y is 6, x is 0 y is 6, तो 1 2 3 4 5 6, this is the point. X is 0 and y is 6, and the other point is x is 6 and y is -3. 1 2 3 4 5 6 and y is -3, तो this is the point 6, -3. नाउ अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है. ओके और अब आप देख रहे हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है आपके पास, एंड आई थिंक दिस पॉइंट शुड बी 2,3. ये इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, बिकॉज आई हैवंट वर्क विद द ग्राफ पेपर, दैट्स वाई थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, बट ये 2,3 विल बी द सॉल्यूशन. x is 2 and y is 3. देखो अब जब आप इसे इस वाले पॉइंट में सेटिस्फाई करके देखेंगे, देखो इस लाइन को भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये इधर भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो दिस इज द सॉल्यूशन 2,3. ओके, अब आपसे बोला क्या है, देखो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. द क्वेश्चन इज determine the coordinate of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis. तो आपसे बोला है कि अब ये जो आपकी दो लाइंस थी, द फर्स्ट लाइन वॉज x minus y plus 1 is equal to 0 and the second line was 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Very important to mention the equation of the line over its graph. अब आपसे बोला है कि ये जो ट्रायंगल बना है इसके कोऑर्डिनेट्स को आप रिप्रेजेंट कीजिए, और जो ट्रायंगुलर रीजन है, जो ये एक्स एक्सिस के साथ ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, उस रीजन को आप शेड कीजिए. तो हम सबसे पहले हम ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं. ये हमारे पास ए पॉइंट है, ये ए, इसका कोऑर्डिनेट तो यही है 2,3. ये हमने बी कंसीडर कर लिया, द कोऑर्डिनेट इज़ -1,0, और ये हमारे पास सी पॉइंट है एंड द कोऑर्डिनेट इज़ 1 2 3 4, एक्स इज़ 4 एंड वाई इज़ 0. ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर ABC इज़ द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. ABC हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है विद वर्टिसेस, जिसके जो वर्टिसेस हैं these are 2,3, -1,0 एंड 4,0. और अब बात रही कि रीजन को शेड करना है, तो अब हम इस रीजन को शेड कर देते हैं इस तरह से. ये हमने रीजन को शेड कर दिया, थोड़ा लाइट हो गया है, आई एम गोइंग टू डू इट विद सम डार्कर शेड. ये आपने रीजन को शेड कर दिया. अब क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि आपसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल का आप हमें एरिया भी बता दीजिए. ठीक है, यहाँ पे तो आपसे ट्रायंगुलर रीजन को शेड कराया गया है, लेकिन जब आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे जहाँ पर आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछा गया है, तो उसे भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. वेल, इस तरह के क्वेश्चन आपको आगे तो मिलने ही हैं. तो देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट. ओके, तो अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक परपेंडिकुलर डालना है, एक कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस के ऊपर आप परपेंडिकुलर डालिए. तो आप बताइए ये क्या है, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और जिस बेस पर आपने एल्टीट्यूड डाला है वो जो बेस है वो इसका बेस हो जाएगा, वो जो साइड है वो इसका बेस हो जाएगा. ठीक है, तो अब आप देखिए कि हाँ, व्हाट इज़ द बेस. बेस देखो क्या है, कभी कभी बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो नेगेटिव है, तो पता नहीं वो किस तरह से सोचते हैं. बट देखिए आपको डिस्टेंस मेजर करना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स. यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि वो x नेगेटिव में गया है या y नेगेटिव में गया है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस. ओके, तो डिस्टेंस आप यूनिट फॉर्म में कंसीडर कीजिए. देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट हो गई. ठीक है ना, मैं थोड़ा और मार्क कर देती हूँ इसे. देखो ये 1 यूनिट हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर ये हो गई 1 यूनिट, 1 यूनिट ये हो गई, ये हो गई, और यहाँ तक आपको यूनिट लेनी है. तो कितनी यूनिट आई हैं, 1 2 3 4 5 यूनिट आई हैं. सो द बेस इज 5 यूनिट्स. ओके, एंड व्हाट अबाउट द हाइट. तो आप देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी यूनिट हुई हैं, 1, देन आफ्टर 2 एंड देन आफ्टर 3 यूनिट. तो हाइट आपके पास यहाँ पे
3 यूनिट है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो देखो यहाँ पे कुछ वो ऐसा तो था नहीं पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कोई रेक्टेंगुलर गार्डन है तो आपको वहाँ पे लेंथ दे रखी हो या ब्रेथ दे रखी हो यूनिट्स के साथ में, ऐसा तो कुछ यहाँ पे है नहीं, केवल सिंपल इक्वेशंस दे रखी थी, तो यूनिट इज़ नॉट मेंशन। तो ऐसे केस में अगर आपसे एरिया पूछा जाता है तो आप केवल स्क्वायर यूनिट्स लिख के अपना आंसर छोड़ सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर हम किसी लेंथ की बात कर रहे हैं तो आपके पास जो यूनिट है वो यूनिट है, लेकिन यहाँ पर एरिया है तो यहाँ पर यूनिट स्क्वायर आएगा, क्योंकि आप देखो 2 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, एक तो ब्रेथ की यूनिट है और एक हाइट की यूनिट है, तो यूनिट और यूनिट मल्टीप्लाई होकर यूनिट स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसे 5 3 15/2 ऐसे भी छोड़ सकते हो, और आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हो कि ये 7.5 और यूनिट स्क्वायर है बस, या फिर आप इसे 7.5 स्क्वायर यूनिट्स ऐसे भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आने वाली एक्सरसाइजेस को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।